आज मेरी शादी थी। हर लड़के की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं, कुछ अरमान होते हैं, जिसे कि वह अपनी शादी के लिए बचाकर रखती है। लेकिन मेरी शादी जिस तरह से हुई थी, वह शादी कम और एक सौदा ज्यादा थी। मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरे पति और मेरे ससुर थे और स्वागत करने के लिए वहां पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, सिंपल और सादा सा जोड़ा पहने, सुहाग के सेज पर बैठकर दुल्हा के बारे में सोच सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मुझे अपने माथे पर बार बार आ रहे पसीने को पोंछना पड़ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में कही गई बातें दिमाग में घूम रहा था। उससे शादी मत करो, वह पागल है। अरे वह तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली पढ़ी लिखी और सुंदर लड़की हो, फिर क्यों तुम उस पागल इंसान से शादी करने लगी? यह सारी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगी और इसी घबराहट में कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर चली गई थी कि तभी अचानक से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा और सिमट कर बैठ गई। वह आकर मेरे पास बैठ गया और मुझे कहने लगा, तुम अपना घूंघट उठाओ। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला और अपने हाथों से अपने घूंघट को उठाकर जैसे ही मैंने अपने पति की तरफ देखा, मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई और मेरा पति भी ना जाने कितनी देर तक मुझे देखता रहा और ना जाने उसे क्या हुआ, एकदम से उठकर वह कमरे के टेरिस पे चला गया। मेरा नाम रितिका है और मैं बहुत ही गरीब घराना से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा माँ, पिताजी और छोटा भाई है जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जबकि मैं इंटर करके दिल्ली के मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी। इस कॉलेज में गरीब घर के लड़के बहुत ही कम पढ़ते थे। यहाँ पर सभी बड़े बड़े घर के लड़के और लड़कियां पढ़ाई कर रहे थे, परंतु मैंने अपनी काबिलियत और स्कॉलरशिप के जरिए इस कॉलेज में एडमिशन पा ली थी और अपनी पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घर के लड़के और लड़कियां पढ़ने आते थे, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में मगन रहती थी। मेरी कॉलेज में किसी से भी दोस्ती नहीं थी और अब इस यूनिवर्सिटी में भी मैंने किसी से दोस्ती नहीं की थी। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास ग्रुप बनाया था और उसके साथ साथ कभी कभी स्टडी डिस्कशन भी कर लेती थी। लेकिन इन दिनों एक लड़का माइग्रेट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया था, तो उसको आते ही पूरी यूनिवर्सिटी में चर्चा होने लगी। यह लड़का तो बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट है। हर लड़की चाहती थी कि वह आदर्श से बात करे। और फिर जब मैंने भी पहली बार उस लड़के को देखा जिसका नाम आदर्श था, देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई और पहले ही नजर में मैंने अपना दिल उसको दे दिया। लेकिन वह तो चांद था जिसे छूने की तमन्ना तो हर किसी को होता है, पर वह मिलता किसी को नहीं है और मैं वह तमन्ना अपने दिल में लिए बैठी थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन फिर मैंने अपने दिल में इस चाहत को दफन कर दिया और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब अपने ग्रुप बने, आदर्श मेरे ग्रुप में शामिल हो गया था। अब अक्सर यह होने लगा, हमारी बात पढ़ाई के सिलसिले में होने लगी थी। कभी कभार आदर्श मेरे नोट्स भी बना देता और बहुत तरह से पढ़ाई में मेरी मदद भी करता था। वह सिर्फ मेरी ही मदद करता था और किसी लड़का या लड़की की मदद नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था कि सभी पैसे वाले हैं और वह तो सिर्फ अपने पैसे दिखाने के लिए इस कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। सारे लड़के और लड़कियां मुझसे कहा करती थी कि आदर्श तो हम लोगों से बात भी नहीं करता है और वह सिर्फ तुम्हारा ही काम करता है। हमें तो लगता है कि आदर्श तुमको पसंद करने लगा है। लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा स्टेटस आदर्श के स्टेटस से सीधा मैच नहीं करता था। और तो और वह पागल तो नहीं था जो कि इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह बहुत ही हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक रखता था और मैं एक नीच क्लास की फैमिली से ताल्लुक रखती थी। मेरे पापा सब्जी बेचा करते थे और मैं एक सब्जी वाली की बेटी थी। यूनिवर्सिटी का यह वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला और ना ही कभी आदर्श ने अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी मुझसे कोई फालतू बात की। आज यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन था, लेकिन आज आदर्श नहीं आया था। मेरा दिल उसी को ढूंढ रहा था। जी चाह रहा था कि एक आखिरी बार मैं आदर्श को देख लूं। मैंने बहुत इंतजार किया, मैं आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने वह क्यों नहीं आया।
हमने तो कभी एक दूसरे को नंबर भी नहीं दिया था, कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि आदर्श रोज यूनिवर्सिटी आता था और हमारी मुलाकात रोज ही होती थी। परंतु आखिरी दिन पता नहीं वह क्यों नहीं आया। मेरा आखिरी दिन बहुत ही बुरा गुजरा था और फिर मैं उदास मन से अपने घर वापस आ गई और मैंने अपने दिल को समझा लिया, कहाँ आदर्श और कहाँ मैं। और अगर आज मैं उसे देख भी लेती तो क्या हो जाता, मेरी और उसकी तो कोई मेल ही नहीं है, क्योंकि वह बहुत ही अमीर घर का लड़का था और मैं बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी का थकान उतारने में ही गुजर गया, लेकिन फिर कुछ समय बाद जिंदगी ने ऐसा रंग दिखाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम पर ही हार्ट अटैक आ गया और फिर जब हम लोगों ने उन्हें अस्पताल में दिखाए तो डॉक्टर के ढेर सारे टेस्ट, दवाइयां और अंत में डॉक्टर का कहना कि जल्द से जल्द आप अपने पिताजी का ऑपरेशन करवा लीजिए, नहीं तो इनके पास ज्यादा दिनों का समय नहीं है। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी, इतना महंगा इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सकते, इसलिए हम लोग पिताजी का इलाज सरकारी अस्पताल में करवाने लगे। पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें सख्त आराम करने को कहा था। वो बहुत कोशिश करते थे कि काम पर जा सके, मैं उन्हें मना करती थी और काम पर नहीं जाने देती थी। एक दिन पिताजी सुबह के समय चोरी छुपे काम पर चले गए और फिर काम के दौरान ही उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और अब पिताजी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाऊंगा तब तक काम पर नहीं जाऊंगा। लेकिन ऐसा कब तक चलता, घर में जितना भी राशन था सब खत्म होने को आ गया था, जितना जमा पूंजी थी वह भी घटने लगी थी। हमें पैसों की बहुत ही दिक्कत होने लगी थी, क्योंकि हमारे घर का कर्ता धर्ता हमारे पिताजी ही थे। अब हम लोग ने घर ही बदल लिया था, हमने दूसरे मोहल्ले में एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। माँ भी दिन भर परेशान रहने लगी थी और भाई इतना छोटा था कि उसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकती थी और अब तो मुझे इस घर को संभालना था और घर चलाने के लिए मुझे घर से बाहर निकलना पड़ा। पिताजी की सब्जी का ठेला था, मैंने उस ठेले को घर के बाहर लगा दिया। प्रतिदिन मैं मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताजा सब्जी ले आती और घर के बाहर रखकर उसे बेच देती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं हो पाते थे हमारे घर का खर्च पूरा हो सके। और अगर घर का खर्च पूरा कर भी लेते तो पिताजी के इलाज के लिए और पैसे कहाँ से आते, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था उनका ऑपरेशन होना जरूरी है। इसलिए मैंने एक फैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। पहले तो माँ मुझे मना करती रही, लेकिन फिर मेरे समझाने के बाद वो मान गई और मैंने फिर पिताजी से भी इजाजत ले ली। पिताजी का दिल बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और एकदम हालात ऐसा पलटा कि सारे सपने अधूरे ही लगने लगे थे। अगले दिन ही मैंने अलग अलग जगह पे नौकरी अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगाई और फिर नौकरी देखकर बहुत जगह अप्लाई करने में पूरा 1 महीना निकल गया, परंतु मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू के कॉल आता, इंटरव्यू देने जाती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कि वहाँ पर पहले से ही नौकरी किसी और को दे दिया गया है और इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटीज है। लेकिन फिर इन दिनों एक जगह पर मेरी नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी ही थी। मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैंने फौरन ज्वाइन कर लिया। मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मिस, जितना अच्छा आप काम करती है उसके हिसाब से सैलरी और पोस्ट आपका कुछ कम है क्या? बॉस ने मुझसे सवाल किया तो मैं थोड़ा हड़बड़ा गई और बोली नहीं। फिर हिम्मत जुटाकर मैंने हाँ कह दिया। वह मेरी घबराहट को समझ रहा था, लेकिन फिर वह कहने लगा, आपकी सैलरी और पोस्ट बढ़ सकती है, लेकिन इसके लिए आपको मुझे खुश करना होगा और आपको तो पता ही होगा कि मर्दों को कैसे खुश किया जाता है और आप तो बहुत ही समझदार हैं, मुझे तो आपको कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा। बॉस की बात सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग गई और मैं जल्दी से कुर्सी पर से उठ गई और कहने लगी, तुम जैसे कमीने की वजह से ही लड़कियां घर से निकलने को डरती है। मैं लात मारती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। और फिर मैं वहाँ से निकल गई। बॉस मुझे आवाज देता रहा, परंतु मेरी आंखों में तो आंसू बह रहे थे। आज मुझे सारी दुनिया लाचार और बेईमान लग रही थी और लग रहा था कि यह दुनिया मजबूर और लाचार लोगों के लिए नहीं है। मैं वहाँ से निकलकर काफी देर तक एक पार्क में बेंच पर बैठी रही, परंतु मैं कब तक वहाँ बैठी रहती, आखिर मुझे घर तो जाना ही था। शाम होने पर जब मैं घर पहुंची तब जैसे ही माँ ने मेरे चेहरे पर परेशानी देखी तो वो समझ गई कि जरूर कुछ हुआ है। और फिर जैसे ही माँ ने मुझसे पूछा
मैंने रोते हुए सारी बात अपनी माँ को बता दी। माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, बेटा अब जब तुम घर से बाहर निकली ही हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़िए से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम्हें हिम्मत और हौसला के साथ काम लेना होगा। माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं काफी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन से मैं हिम्मत और हौसले के साथ सभी को जवाब देने लगी थी। जल्द ही मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह पर नौकरी मिल गई। वहाँ के बॉस और ऑफिस के सारे स्टाफ बहुत ही अच्छे थे। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी थी। मुझे काफी आसानी हो गई थी घर से आने और जाने में। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक अपनी कंपनी के हेड को नहीं देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे को बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता था, कोई दीवाना कहता था, तो कोई उसे साहब कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा था। शायद वो ऑफिस आता ही नहीं था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और एक अजीब सी घोषणा की। बॉस ने कहा, जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगा और उसके साथ पूरी 24 घंटे गुजारेगा, मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो न जाने क्यों मुझे बॉस की बात अच्छी नहीं लगी। न जाने उनके बेटे में क्या मसला था। ऑफिस में तरह तरह के चर्चे होने लगे। कोई भी लड़की बॉस के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो उसे पागल कहता था, कोई उसे दीवाना कहता था। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था, इतना ज्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का ऑपरेशन करवाऊंगी और उनका इलाज करवाऊंगी। एक बार पिताजी ठीक हो गए तो हमारे सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और फिर कौन सा यह सच की शादी है, यह तो सिर्फ एक सौदा ही है। और फिर दिमाग इस बात को झटका देता और इस तरह दिल और दिमाग का जंग जारी था। और फिर दिल ही जीत गया। मैं इस आग में कूदने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे अभी सिर्फ अपने परिवार की जिम्मेदारियां ही दिख रही थी और यह मेरे पास अच्छा मौका था अपने पिताजी का इलाज करवाने का। मैंने बॉस को हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुए। इस रविवार को ही शादी के लिए तय कर दिया गया था। मैंने घर आकर माँ से बात की। मेरी बात सुनते ही माँ को सदमा लग गया। वो मुझसे नाराज हो गई। पिताजी का रवैया भी अलग ना था। दोनों मुझे इस काम के लिए मना करने लगे, लेकिन मैंने अब फैसला ले लिया था। और सबसे बड़ी लालसा तो मेरी यह थी कि मुझे पैसों की जरूरत थी, जिससे कि मैं पिताजी का ऑपरेशन करवा सकती। माँ पिताजी मुझसे नाराज थे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। परंतु अब मैं समझने और समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी और रविवार का दिन भी आ पहुंचा। शादाशा फंक्शन में हमारी शादी हो गई थी। अभी तक मैंने अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उनका नाम सुनकर मौत चौकी जरूर थी। लेकिन इस नाम से तो बहुत सारे लोग होते हैं। ये तो बिल्कुल वह आदर्श नहीं हो सकता जिसके आते ही मेरा दिल धड़कने लगता था। और जबकि यह तो न जाने कौन पागल लड़का है। इसके साथ तो मैं यहाँ पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। जब मैंने कमरे में आदर्श को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी कहानी सुनाते हुए मैंने आदर्श की तरफ देखा, जो बड़ी गहरी और प्यारी नजरों से मुझे देख रहा था। मैं शर्मा गई, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि तुम्हें क्या हुआ और तुम्हारे बारे में यह सब क्या मैं उल्टा पुल्टा सुन रही हूँ। मेरी बात सुनकर आदर्श ने एक गहरी सांस ली और कहने लगा, मैं जब यूनिवर्सिटी में आया था तो मेरी पहली नजर तुम पर ही पड़ी थी। तुम सबसे हटकर एक तरफ बैठी थी और अपना कुछ नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडर्न और फैशन की माइल लड़कियां मेकअप करके खुद हीरोइन बनी हुई थी, परंतु तुम उससे बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरफ से मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा डाला हुआ था और तुम बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रह गया। ऐसा नहीं था मेरी जिंदगी में पहली लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वह सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारती थी, पैसों से प्यार करती थी। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं पहली नजर में ही मोहब्बत का शिकार हो गया था। मैंने वही खड़े खड़े फैसला किया था कि मैं सिर्फ तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मुझे तुम्हें देखना, तुमसे बातें करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों पापा की तरफ से मुझ पर शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। पापा ने मुझे इसलिए बुलाया था कि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था, लेकिन स्टेटस की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलने के लिए भी नहीं कहा। उन्हें तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वो अपने ही जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता करना चाहते थे, जिससे वो अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सके।
मैं उन्हें बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन तुमसे मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी उम्मीद को नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी धूमधाम से कर दी। उन्हें मेरी मर्जी की कोई परवाह नहीं थी। मंगनी के बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती थी, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती थी और मेरे साथ समय बिताना चाहती थी, परंतु मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता था। और फिर एक दिन मैंने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया, तुम्हारे घर पर भी गया, लेकिन वहां से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नर्वस हो गया। अब इतने बड़े शहर में तुम्हें कहाँ ढूंढता। उसके बाद जैसे मैं खुद में ही सिमट कर रह गया। और फिर मेरी मंगेतर से मेरे झगड़ा हो गया। वो मुझे किसी घर अकेला लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इसलिए मैंने उन्हें साफ साफ इनकार कर दिया और कहा कि मुझे बार बार तंग मत करो। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे प्रस्ताव के बारे में शिकायत कर दी। और फिर उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो मुझे बहुत बुरा भला कहा, फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफी मांगनी होगी और अपना रिश्ता ठीक करना होगा, वरना बिजनेस को नुकसान हो जाएगा। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने उस लड़की से माफी नहीं मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसका नतीजा यह हुआ कि हमारी मंगनी टूट गई। पापा कुछ लोग बहुत गुस्सा हो गए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। अब मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए बहुत समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाए और फिर जल्दी वह हमारी शादी पक्की कर दे। लेकिन मैं सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता था और दिल नहीं करता था कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते थे और अक्सर मुझे समझाते भी थे, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ दिनों बाद पापा को भी मेरी चिंता होने लगी। वो मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी जरूरत थी तब तो वो बिजनेस में लगे रहते थे और फिर मेरा यह रिश्ता भी खत्म हो गया। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया, अब आप मेरे लिए कोई भी रिश्ता ना देखें, अभी मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ समय चाहिए। पापा भी शायद इस बात को समझ गए और उन्होंने मुझे संभलने के लिए वक्त दे दिया। कुछ दिन इस तरह गुजर गया। पापा को मुझे उदास और परेशान देखना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए कभी कभी पापा मेरे दोस्त को भी बहाना करके घर पर बुला लेते थे ताकि मुझे अच्छा लगे, मेरा मन बहल जाए और मैं खुश रहूं। परंतु मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और कभी कभी मेरा दिमाग काम नहीं करने लगता। मैं घर के सामान को इधर उधर फेंकने लगता था, जिस कारण से सभी लोग मुझे पागल समझने लगे थे और मैं चाहता भी था कि लोग मुझे पागल समझे और मेरी शादी किसी और लड़की से ना हो और कोई लड़की मुझसे शादी करने के लिए तैयार ना हो। कुछ दिनों बाद पापा मुझसे कहने लगे, तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर ढूंढने में कामयाब हो गए तो तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताए लड़की से शादी करनी पड़ेगी। पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले में फिर से गया कि शायद तुम मुझे वहाँ पर मिल जाओ, परंतु तुम नहीं मिली। तुम्हारी कोई तस्वीर भी मेरे पास नहीं थी और तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती भी नहीं थी जिससे तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ, पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने पापा से कहा वह जिस लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले दिन ही उन्होंने कहा, मैंने इस रविवार को तुम्हारी शादी पक्की कर दी, तुम रविवार को तैयार रहना। मैंने लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी क्या फर्क पड़ता है। परिवार के साथ में तैयार हो गया। साथी ने तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंका जरूर था। फिर मेरे दिल ने कहा कि इस नाम की लड़कियां तो इस दुनिया में बहुत सी है, परंतु जब मैं तुम्हें कमरे में देखा तो मैं हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलन इस तरह लिखा था। आज हम और तुम एक हो गए। और जब आदर्श ने अपना हाथ मेरे आगे रखा तो मैंने भी अपना हाथ उसके हाथों पे रख दिया। सुबह में मैं और आदर्श बहुत खुश होकर अपने कमरे से बाहर निकले थे। आदर्श के पापा हम दोनों को एक साथ देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। वो भी कहीं आदर्श के उस हालात की वजह से बहुत ही परेशान थे। हमें खुश देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा।
फिर हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। आदर्श थोड़ी थोड़ी देर पर हर चीज उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पापा हैरानी से हम लोगों को देख रहे थे। सिर्फ मैं और आदर्श सच्चाई जानते थे। हमने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और आदर्श ने एक दूसरे से वादा किया था, यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं वही लड़की हूँ जिसे आदर्श शादी करना चाहता था। पापा को सच पता नहीं था, इसलिए वे हमें खुश देखकर बहुत खुश हुए। अचानक आदर्श ने पापा को कहा, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने रितिका को मेरी जिंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकता। आदर्श यह कहते हुए अपने पापा के गले लग गए। पापा की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर उन्होंने हम दोनों को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। हमारी शादी को 1 महीना हो गया था। एक दिन यूं ही बैठे बैठे मैंने आदर्श से पूछा, आपकी मम्मी कहाँ है? मैंने इस घर में उनकी कोई तस्वीर भी नहीं देखी है। क्या आपको अपनी मम्मी की याद नहीं आती है? पर ना ही मैंने कभी पापा के मुंह से मम्मी जी के बारे में कोई बात सुनी है। इस घर के कोने कोने में तस्वीर लगी हुई है, परंतु केवल आपकी और आपके पापा की। आपकी मम्मी के साथ तो एक भी तस्वीर नहीं है। तब आदर्श मुझसे कहने लगे, मेरी मम्मी और पापा की शादी नहीं हुई थी, बल्कि कारोबार बढ़ाने के लिए दोनों ने एक दूसरे से समझौता किया था। मम्मी हर समय अपने सोशल लाइफ जी रहती थी और हर वक्त पार्टी करते रहती थी। पापा भी अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। पहले शुरू में तो दोनों में रिश्ता तो था, लेकिन दोनों के रिश्तों में प्यार नहीं था। इस तरह ना चाहते हुए मैं पैदा हो गया। मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था, उन्हें अपने पैरों में किसी तरह कोई जंजीर नहीं चाहिए था। परंतु मेरे पैदा होने पर मेरे पापा का मूड अच्छा रहने लगा था। पापा अब चुपचाप रहने लगे थे। मम्मी उन्हें कुछ कहती भी थी, वो मुझे देखकर बहुत ही बर्दाश्त करने लगे थे। पापा मम्मी से कहते थे कि मैं जब भी घर पर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं रहती हो। और फिर इन्हीं सब बातों में मम्मी और पापा में लड़ाई होते रहती थी। उस समय मैं 8 साल का था। इसी बीच मम्मी का किसी कम उम्र के लड़के के साथ चक्कर हो गया। मम्मी हर समय उस लड़के के साथ रहती और फिर एक दिन मम्मी ने पापा को नोटिस भिजवा दिया और फिर मम्मी मुझे छोड़कर उस लड़के के साथ चली गई और साथ में अपने बिजनेस के 50% भी लेकर गई, क्योंकि उस बिजनेस में मम्मी और पापा दोनों ही आधे आधे के भागीदार थे। आदर्श के मुंह से अपने मम्मी पापा की यह कहानी सुनने के बाद मैंने देखा कि आदर्श की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं आदर्श के कंधे पर हाथ रखकर और उसके सीने पे लग गई और मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें कभी भी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और फिर आदर्श ने मुझे जोरों से अपने दोनों बाहों में भर लिया और अब हमारे घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।